गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो बनाने के बाद मेरे को क्वेरीज आई थी लोगों की कि सर ये इंफॉर्मेटिव है या इस पे हम डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ये वीडियोस सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ये डिस्क्लेमर है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो हैं। इन वीडियो के बेसिस पे कोई भी पेशेंट अपना पर्सनल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेगा बिना किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लिए हुए। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम एक दूसरा बहुत ही कॉमन टॉपिक देखेंगे जो हमारी ओपीडीज में आता है, हाइपरटेंशन का। हर तीसरा चौथा पेशेंट जो हमारी ओपीडीज में आता है वो बीपी का पेशेंट होता है, उसका बीपी बढ़ा हुआ आता है। सो आज की वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है, क्लास ऑफ मेडिकेशन है जिनको हम दे सकते हैं, जिनको हम नहीं दे सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कहाँ पे बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें इस वीडियोस में हम सीखेंगे। तो नाउ कम टू द टॉपिक कि पहले हाइपरटेंशन होता क्या है। तो जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि हर किसी का ब्लड प्रेशर होता है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जनरल ब्लड प्रेशर, एक प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है, एक सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर जो इंटरनेशनल यूनिट पर लिया जाता है दैट इज अ मैक्सिमम 140/90 mmHg, 140 से 90 मरकरी पारा का पैरामीटर पे होता है वो, ठीक है। अब अगर किसी का बीपी 140 से ऊपर है सिस्टोलिक और 90 से ऊपर है डायस्टोलिक, तब वो क्लियर केस है हाइपरटेंशन का। अगर किसी का बीपी इसके नीचे है तो वो प्री हाइपरटेंशन में आता है, हाइपरटेंशन ग्रेड 1 में आता है। वो अभी आगे हम देखेंगे इसको। अभी जब मैंने बताया कि टाइप ऑफ हाइपरटेंशन दो तरह की होती है। पहला हाइपरटेंशन होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपरटेंशन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन वो हर किसी की बॉडी में रहता है, 120/80, 95% ऑफ द पॉपुलेशन वो रहता है, कोई उसका अंडरलाइनिंग कॉज नहीं होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसका अंडरलाइनिंग कॉज होता है, वो किस कारण से हुआ है अपने डायग्नोसिस में हमें यही चीज पता करनी होती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज क्या होता है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इडीमा के बारे में, जिसमें पेरिफेरल इडीमा था और पीडल इडीमा था। तो अगर कहीं भी फ्लूइड अकोमुलेशन होगा या कोई भी बॉडी में मैल फंक्शनिंग होगी तो बॉडी के जो दूसरे सिस्टम है उनके काम करना गड़बड़ हो जाएगा। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो प्राइमरी कॉज होता है वो रीनल कॉज होता है। जो प्राइमरी कॉज होता है वो रीनल कॉज होता है। रीनल कॉज में अगर आपका नेफ्रॉन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, अगर पैरेंकाइमल डिजीज है, अगर कोई सिस्ट बना हुआ है या कोई स्टोन फॉर्मेशन हुई है किडनी में, तो एक कैलस बना हुआ है, इस तरह के कारण से किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, इस कारण आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। तो रीनल पैरेंकाइमा, वेसिकुलर रीनल एंड अदर्स। इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका एक्सेसिव यूज करने से बीपी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, या थायराइड का अगर किसी को माल फंक्शनिंग है, अगर TSH कम है या T3 T4 प्रोफाइल कम है या ज्यादा है, उस कारण से हाइपरटेंशन बढ़ता है। बाकी के और भी कई रीजंस होते हैं जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो अभी मैंने बताया था, स्टेज 1, स्टेज 2, प्री हाइपरटेंशन या जनरल हाइपरटेंशन क्या कहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन का चार्ट बना हुआ है। अगर किसी का बीपी, हम दो बीपी नापते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला बीपी, डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला बीपी। बीपी का बांधना और नापना, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ये लगता होगा कि आपको बीपी नापना आता होगा। तो वी विल जस्ट कंसीडर द वैल्यूज। अगर नॉर्मल बीपी है इक्वल टू और लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड इक्वल टू लेस देन डायस्टोलिक 80, तो वो नॉर्मल बीपी कंसीडर किया जाएगा। अगर बीपी 120 से 139 सिस्टोलिक एंड 80 to 89 डायस्टोलिक है तो वो कंसीडर किया जाएगा प्री हाइपरटेंशन में। अगर 139 से 160 तक 159 तक जाता है वो कंसीडर किया जाएगा हाइपरटेंशन ग्रेड 1। अगर 90 से 99 या 100 तक जाता है बीपी डायस्टोलिक तो वो कंसीडर किया जाएगा ग्रेड 1। एंड स्टेज 2 आता है 160 के ऊपर एंड 100 के ऊपर डायस्टोलिक। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 को हम मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइटरी हैबिट चेंज करके। बट स्टेज 2 के पेशेंट्स हमेशा ही फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे रहेंगे, वो विदाउट मेडिकेशन उनका हाइपरटेंशन मैनेज नहीं होता है। अब इंडिया में इंसिडेंस ये बताता है, जो स्टडीज बताती हैं रिसेंट की, कि ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन बेल्ट एंड 10% पॉपुलेशन ऑफ द रूरल बेल्ट वो सफर करते हैं हाइपरटेंशन से। 70%, जिनमें जो 70% पेशेंट होते हैं
उनका हाइपरटेंशन स्टेज 1 का होता है। 12% पेशेंट जो होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जब भी आप उनका बीपी चेक करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उनका 80-85 के लगभग आएगा। हमेशा उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। ये किस कारण से होता है ये हम आगे देखेंगे। अब इस पर रिस्क, कौन कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं हु ऑल आर एट द रिस्क, जिनको ये रिस्क ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर का। पहली चीज एडवांसिंग एज, अगर कोई व्यक्ति 50 या 50 से ऊपर है, कोई फीमेल 40-45 से ऊपर है, तो वो प्रोमिनेंट केस बन जाते हैं, उनको चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन आप देखेंगे मेल और फीमेल में, तो मेल हमेशा ही प्रोमिनेंट रहता है, 35-40 तक हाइपरटेंशन के पेशेंट में सब प्रोमिनेंसी रहती है। फीमेल्स में जस्ट पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को हाइपरटेंशन होता है। अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर सीवीडी की हिस्ट्री है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, तो उसको हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी की लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, सेडेंट्री मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, दिन भर बिस्तर पे रहता है, खाली दिन भर चेयर पे बैठते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो अब्यूज हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड लो फाइब्रस डाइट खाते हैं, उनको हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्बन पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन ज्यादा होने का मेन रीजन ये है कि वहां पे जंक फूड का प्रचलन ज्यादा है। रूरल बेल्ट में अभी भी जंक फूड कम है। ओबेसिटी एंड वेट गेन, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो वेट है, जिसका ओवरवेट है, या जो ओबेस है, जिसको वेट गेन प्रोमिनेंटली हो रहा है, उसको हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कोई और डिसऑर्डर बॉडी में है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरलिपिडीमिया है, अगर ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, उसको हाइपरलिपिड की प्रोफाइल बढ़ी हुई है, एलडीएल से एचडीएल बढ़ा हुआ है, उसको हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। अगर हाइपरलिपिडीमिया का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको प्रोमिनेंट चांसेस होते हैं कि हाइपरटेंशन का साथ साथ में वो आ जाएगा। एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल क्या करता है कि वो लीवर में असाइटिस कॉज करता है। असाइटिस से आपको साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता है। फ्लूइड जब अकोमोडेट होता है, ब्लड वेसल्स को प्रेशर करता है, दबाता है, ब्लड प्रेशर को दबाने के कारण वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है। अब एटियोलॉजी समझ लीजिए, एटियोलॉजी क्या होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। पहली एटियोलॉजी में रीनल होता है। रीनल में कई कॉजेज होते हैं। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होता है, अक्यूट किडनी डिजीज होता है, नेफ्रोटिक डिजीज होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब दब जाना। जो रीनल आर्टरी है वो दबी रहती है, ब्लड का फ्लो नहीं बन पाता रीनल में, किडनीज में, इस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड, आपका प्राइमरी एड्रिनोसिस है, कशिंग सिंड्रोम है, फियोक्रोटोसाइटोमा है, एक तरह का मैलिग्नेंट कैंसर होता है एड्रिनल का ये, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है, एक्सोजीनस हार्मोन जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लोग लेते हैं या ओरल मेडिकेशन लेते हैं हार्मोन्स का, उस कारण से होता है। एक्रोमेगाली किसी को हो गई, उस कारण से होता है। अब बड़ा सवाल आता है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी क्यों है। इन केस अगर मान लीजिए हमने हाइपरटेंशन पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, या वो पेशेंट अपने को लेके कॉशियस नहीं है, अगर वो पेशेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, उसने अपना बीपी चेक नहीं करवाया, डायग्नोसिस नहीं करवाया, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मजाक में बोले तो हाइपरटेंशन अकेला नहीं आता है, अपने भाई बहनों को साथ में लेके आता है। तो पहला प्रोमिनेंट कॉज जो होता है हाइपरटेंशन का, सबसे बड़ा एचएफ, हार्ट फेलियर। अगर किसी को एक्सेसिव हाइपरटेंशन का पेशेंट है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उसकी मेडिकेशन नहीं ले रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, हार्ट फेल कर जाएगा। उसको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ जाती है, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाता है, सीकेडी का पेशेंट हो जाता है वो, एओर्टिक एन्युरिज्म हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया होता है प्रेग्नेंट लेडीज को, या एक्लेम्सिया हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज होता है जिसकी फुटेजेस हम आगे देखेंगे, ब्लाइंडनेस होती है, रेटिनोपैथी कॉज करती है तो रेटिना पे इफेक्ट आता है तो आदमी ब्लाइंड हो सकता है, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होती है, ब्रेन में सूजन हो जाती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में गैंग्रीन कॉज करता है, मेनली इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में गैंग्रीन वाला है ये मेनली इन डायबिटिक पेशेंट। अब ये टारगेट ऑर्गन को डैमेज कैसे करता है, पहली पिक्चर में आप देखेंगे जो फर्स्ट फुटेज है वो नॉर्मल हार्ट की है।
यहाँ पे आप देखेंगे वेंट्रिकल का साइज प्रॉपर है, यहाँ पे फैट डिपोजिशन हुआ एंड हाइपरट्रॉपिक वेंट्रिकल हो गया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी को हम हाइपोट्रॉपिक लेफ्ट वेंट्रिकल डिजीज कहते हैं। वेंट्रिकल दबने से एंजिना कॉज होता है, एंजिना दैट मीन्स हार्ट पेन, चेस्ट पेन, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है और पेशेंट का हार्ट फेलियर हो जाता है। ब्रेन में इस्चियामिक अटैक आता है, इन्फार्क्ट आता है, स्ट्रोक आता है। किडनी में मैंने बता ही दिया, पेशेंट के नेफ्रॉन्स प्रॉपरली काम नहीं करते, रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस होता है, उस कारण से क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट बन जाता है वो। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है। ये पे फुटेज में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है हाइपरटेंशन के कारण, तो रेटिना काम करना बंद कर देता है, इस कारण से मरीज को दिक्कत हो जाती है देखने में। अब ये 4 फुटेजेस हैं। पहली सब एग्रेगनाइड हेमरेज, यहाँ देख रहे हैं आप, ब्लीडिंग हुई है ब्रेन सेल्स में, यहाँ पे भी क्लॉट जमा है, सेरेब्रल हेमरेज है यहाँ पे, ये ल्यूनर इन्फार्क्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इन्फार्क्ट है, सेरेब्रल इन्फार्क्शन है। तो ये इस तरह की बीमारियां हाइपरटेंशन को अनट्रीट रहने से होती हैं। अब हमको ये पता लग गया पेशेंट का आगे हाइपरटेंशन है, सर ये पीबी का पेशेंट है, तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो पहली चीज तो कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो स्ट्रेट बता दे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जब तक कि, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, दैट नो स्पेसिफिक कंप्लेन और मैनिफेस्टेशन अदर देन द एलिवेटेड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। जब तक आप पेशेंट का बीपी नापेंगे नहीं, तब तक आपको ये क्लियर आउट नहीं होगा कि पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है या नहीं है। बट प्रिकॉशन ये लेना है कि फर्स्ट टाइम अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ आता है, तब आप उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं बोलेंगे। हो सकता है कोई ट्रॉमा हुआ हो सकता है उसके दिमाग में कोई बात चल रही हो सकता है वो एक्सरसाइज करके आया हो सकता है वो पैदल चल के आया हो। तो बीपी लेने का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है कि यदि कोई पेशेंट आपके ओपीडीज में आता है तो आप उसको मेक सिट रेस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स, उसके लेफ्ट कफ में आप लेफ्ट आर्म में कफ बांधेंगे, कफिंग करेंगे, उसको बीपी हमेशा कोशिश करिएगा मर्करी पैरामीटर से ही मापने की। मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक होता है, अगर कोई पेशेंट आता है बोलता है कि सर हम रात को सो के उठते हैं तो सिर में दर्द होता है सामने की तरफ, तो वो मॉर्निंग ऑसिपिटल रीजन में पेन होता है, डिजीनेस रहती है, दिन भर मरीज थका थका रहता है, फटीग होता है। सीवियर हाइपरटेंशन में ब्लड विजन हो जाता है, दिखाई कम देने लगता है, धुंधला दिखता है पेशेंट को। अगर इस तरह की एक जनरलाइज्ड कंप्लेंट पेशेंट करता है कि सर हमारे छाती में दर्द होता है, टेकिकार्डिया होता है, हमारे सर में दर्द रहता है, सुबह सो के उठते हैं तो हम दिन भर थके थके से रहते हैं, हमको बहुत धुंधला दिखता है, चलते हैं उठते हैं बैठते हैं तो धुंधलापन छा जाता है, तो इस कंडीशन में आप उसका बीपी चेक करेंगे। अगर बीपी 2 बार में बढ़ा हुआ आता है, 2 बार 3 बार चेक करने पे, तब उसको आप हाइपरटेंशन या फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे। अब बीपी का सेल्फ मेजरमेंट होता है। सेल्फ मेजरमेंट ये होता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एंड्रॉयड डिवाइसेस कई लोगों के घर पे हैं, कई लोग इस तरह के सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं जो अपना बीपी खुद से मेजर करते हैं। बट उसमें भी एक चीज प्रिकॉशन देने वाली है, यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है दैट होम मेजरमेंट ऑफ ग्रेटर देन 135/85 mmHg इज कंसीडर्ड टू बी हाइपरटेंसिव। क्यों? इसलिए कि अगर 135/85 मिलीमीटर मरकरी पैरामीटर पे अगर घर पे आता है, तब आप अगर उसको लैब में या क्लिनिक्स में करेंगे तो दैट विल बी मोर देन 140, क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर उस तरह का नहीं रहता, व्यक्ति बात करते हुए भी कुछ करता है, कभी कभी गलत रीडिंग्स आ जाती हैं, इस कारण से उसको हम मानते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रिस्पॉन्स टू द एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, इंप्रूव एडरेंस विद थेरेपी, इवेलुएट व्हाइट कोट हाइपरटेंशंस। अब मेजरिंग का ये एसओपीज जो मैंने अभी बताया था कि पेशेंट सीटेड क्वाइटली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स in a chair with feet on the floor and arms supported at the heart level, an appropriate size cup bladder encircled at 80% of the arms, at least 2 measurement, आप सिंगल मेजरमेंट किसी को हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द पॉइंट विच 2 और मोर साउंड हर्ट करेंगी, आप कफ लेते जाएंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे, स्टेथो से छोड़ेंगे, स्टेथो नीचे आएगा, मरकरी जहां पे आपको फर्स्ट साउंड कट ऑफ होगी वहां पे आप देखेंगे। डायस्टोलिक में बिल्कुल नीचे आते जाएंगे 80, 85, 90, जहां पे कॉर्टिकॉफ साउंड आ जाएगी आपकी, वहां पे आप मान लेंगे इनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब ये तो बेसिक सिस्टम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापने का बीपी। बट इन केस अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया तो हाइपरटेंशन के साथ साथ उसको और भी बॉडी में कई समस्याएं होती हैं, तो इस कारण से हम उनका रूटीन एग्जामिनेशन कराएंगे। रूटीन एग्जामिनेशन में पहला आता है ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, पीक्यूआरएस चार्ट देखेंगे। पीक्यूआरएस चार्ट में कोई अगर डेविएशन है, कोई वेरिएशन है,
तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करेंगे। यूरिन एनालिसिस कराएंगे, उनका क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, यूरिया लेवल देखेंगे, बंद देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज कराएंगे, डायबिटिक पेशेंट है नहीं है, सीरम पोटेशियम, ये सब आरएफटी में आ जाता है। सीरम पोटेशियम, क्रिएटिनिन, करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड ईजीएफआर, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड कैल्शियम, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंगली अगर कम या ज्यादा होगा उस अकॉर्डिंगली हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लिपिड प्रोफाइल कराएंगे 9 to 12 आवर्स। जनरली लिपिड प्रोफाइल का सैंपल अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है, सुबह के टाइम लिया जाता है, जो अच्छा आता है। इन केस अगर आप सैंपल दोपहर के टाइम या खाना खाने के बाद भी लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, 10 से 20 पॉइंट का वेरिएशन आता है, उसको आप क्लिनिकली असेस कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब लिपिड प्रोफाइल में अगर HDL LDL जो भी बढ़ा हुआ है उस हिसाब से हम उनके मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शनल टेस्ट में होता है कि ऑप्शनल होता है ये, अगर यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आ रहा है, अगर प्रोटीन यूरिया है, तो प्रोटीन यूरिया होने के कारण ये माना जाता है कि उसका लीवर में कुछ माल फंक्शनिंग है। वी विल गो फॉर द अगेन LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम बाइलरुबिन देखेंगे, एल्बुमिन देखेंगे, ग्लोबुलिन देखेंगे, AG रेशियो देखेंगे। ये देखने के बाद वी विल कंसीडर। अब इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टेस्ट होता नहीं है। हाइपरटेंशन का पेशेंट का टेस्ट हमने देख लिया, हमको पता लग गया इस पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ साथ और भी क्या बीमारियां हैं। तो अब कैसे उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि गोल ऑफ थेरेपी क्या है, हमें उस पेशेंट को किस लेवल तक ट्रीट करना है, किस लेवल तक उसका मेडिकेशन चलाना है, कौन कौन सी डोजिंग रखनी है, OD रखना है, BD रखना है, TDS रखना है, किस क्लास की मेडिकेशन देनी है, ये गोल ऑफ थेरेपी में आता है। फिर पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आता है कि आप लो सॉल्ट डाइट खाइए, लो सोडियम डाइट खाइए, आप पानी बहुत ज्यादा पीजिए, जंक फूड कम खाइए, फैट्स कम लीजिए, लो फैट डाइट खाइए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट मेडिसिन ओनली। फिर उसके बाद हम एल्गोरिथम बनाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का। पेशेंट से बोलते हैं कि आप डेली अपना हाइपरटेंशन मेजर करिए, डेली आपने कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे ली, वो उसको चार्ट बना के दिया जाता है। पेशेंट उसको डेली फिलअप करके नेक्स्ट टाइम फॉलोअप में आफ्टर 15 डेज, 1 वीक और 1 मंथ आपके यहाँ आता है। ठीक। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, ये स्टेप बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कि पहली चीज तो अगर पेशेंट को कोई हार्मफुल हैबिट है, कोई अब्यूसिव हैबिट है, लाइक अल्कोहल की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, इसको बोलिए कि पहले तो आप ये छोड़िए। पेशेंट को हमेशा सजेस्ट करिए कि जस्ट लीव दैट अल्कोहल एंड लीव दैट स्मोकिंग पैटर्न। उसके बाद रिड्यूस सॉल्ट एंड हाई फैट डाइट्स, देन रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज के बाद डाइट, डैश डाइट, ये डैश डाइट। अब ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की क्लासेस बनी हुई हैं। एंटी हाइपर मेडिकेशन, अलग अलग मेडिकेशन की क्लासेस है, कहाँ मेडिकेशन कौन सा किस जगह पे काम करता है, ये डिटेल नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये ड्रग थेरेपी होती है हाइपरटेंशन की। क्लासेस, फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स लिखा हुआ है। डायरेटिक्स होता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, अल्फा ब्लॉकर होता है, एस इनहिबिटर होता है, और एंजियोटेंसिन नंबर 2 ब्लॉकर्स, रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल आपको दे के रखा है। इनिशियल डोज दिया हुआ है, यूजुअल डोजिंग दे रखी है। जैसे डायरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होता है, फ्रूसामाइड होता है। इनिशियल डोजिंग इसकी 12.5 mg OD में दी जाती है। अगर यूजुअल डोज डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द हाइपरटेंशन 12.5 to 25 mg OD। बीटा ब्लॉकर्स में एटिलनॉल है, पैराप्रोनॉल है, इस तरह की चीजें 25 to 50 mg इनिशियल डोज, 50 to 100 mg OD डोज। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, एम्लोडिपिन 2.5 mg to 5 mg इनिशियल डोज, 5 to 10 mg रेगुलर डोज। अल्फा ब्लॉकर में पैराजोसिन 2.5 mg इनिशियल डोज, 2.5 to 10 mg रेगुलर डोज। एस इनहिबिटर्स में रामाप्रिल, पेसोप्रिजिल 1.25 to 5 mg इनिशियल डोज एंड 5 to 20 mg रेगुलर डोज। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लोसार्टन 25 to 50 mg इनिशियल डोज एंड 50 to 100 mg रेगुलर डोज। अब एक एक का बात करते हैं कि ये कौन से क्लास के मेडिकेशन का क्या बेनिफिट होता है और क्या उसका साइड इफेक्ट्स होता है। पहला क्लास हम बात करते हैं डायरेटिक्स, जैसे लेसिक्स आप लगता है लेसिक्स का, फ्रूसामाइड है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है। ये डिक्रीज करते हैं ब्लड वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट को, डिक्रीज करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जो रीअब्जॉर्प्शन क्रॉनिक थेरेपी में होता है उस कारण से।
ये सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ होते हैं एल्डरली हाइपरटेंशन के। अगर किसी पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, कोई अगर बुजुर्ग पेशेंट है 60 साल से ऊपर का है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, यही दिया जाता है। इनका साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया कॉज करते हैं, ब्लड में फैट की संख्या बढ़ाते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं, इसीलिए यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, तो ये गाउट कॉज करते हैं। साथ में हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज करते हैं, कभी कभी ये डायबिटीज को बढ़ा देते हैं, इसलिए डायबिटिक्स कभी भी डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स एटिलनॉल, मेट्रोप्रोनॉल, नाविलोल, ये बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर्स हार्ट में काम करते हैं, किडनी में करते हैं और रेनिन को इनहिबिट करते हैं, जो हार्ट को प्रेशर करता है कि आप और प्रेशर लगाइए। रेट और फोर्स कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का कार्डियक आउटपुट का कम करते हैं, इसलिए कार्डियक आउटपुट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी हार्ट डिजीज है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इनका साइड इफेक्ट होता है कि ये लेथार्जी कॉज करते हैं, इम्पोटेंसी कॉज करते हैं, ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आदमी सांस कम लेगा, सुस्त सा रहेगा, ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। ये ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा के पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए ये सेफ मेडिसिन नहीं है। ऐसे पेशेंट जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनको कभी भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देना चाहिए। ठीक, लिपिड प्रोफाइल पे एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं। अब आते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इनको माना जाता है। ये पहली लाइन होती है जो इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस इनको माना जाता है कि इनको हम किसी भी प्रकार में दे सकते हैं, चाहे वो पेशेंट डायबिटिक हो, चाहे अस्थमेटिक हो, चाहे सांस का मरीज हो, चाहे लिपिड उसका बढ़ा हुआ हो, चाहे गाउट हो, किसी भी प्रकार का पेशेंट है, उनमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। एंट्री की ब्लॉक, ये कैल्शियम्स की जो कैल्शियम चैनल्स के थ्रू एंट्री होती है हार्ट में, उसको ब्लॉक करते हैं। वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होगा, नसें फैलेंगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, तो नसें फैलेंगी तो पानी मतलब कम जाएगा। आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी है, आपने दबाया ऊपर तक गया, उसी को आप 2 लीटर की बोतल में भर दीजिए, दबाएंगे तो पानी उतना ऊपर नहीं जाएगा, तो ये वेसोडाइलेट कराते हैं, वेसिकल्स को डायलेट कराते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है एल्डरली हाइपरटेंशन का। डोज जो अस्थमा के साथ रहते हैं, न्यूट्रल इफेक्ट होता है इनका ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल में, तो ये सेफेस्ट मेडिकेशन मानी जाती हैं हाइपरटेंशन के लिए। अब आता है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर एस फॉर्मेशन, एंजियोटेंसिन 2, इन सबको ब्लॉक करता है, इसके इफेक्ट को ब्लॉक करता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है डायबिटीज के लिए और ऐसे पेशेंट के लिए जो कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या जिनकी हार्ट में पेसमेकर लगा है या किसी भी प्रकार के हार्ट का इशू है, उनके लिए एस इनहिबिटर सबसे बेस्ट माना जाता है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या काम करते हैं? ये 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बाकी के पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है बट कॉमनली इनको नहीं देते क्योंकि ये हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, बहुत तेजी से बीपी को नीचे लेके आते हैं। अब आता है पैराजोसिन अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, वेनस रिटर्न फ्लो को कम करता है, पोस्ट वेना केवा में आपका ब्लड कम आता है, पोस्ट वेना केवा में ब्लड कम आता है तो हार्ट में कम प्रेशर लगता है, इसलिए ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस है जो पेशेंट बीपीएच के पेशेंट है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पेशेंट हैं, उनके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस है कि किस पेशेंट के किस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए। जैसे अस्थमा में प्रेफर्ड चॉइस सीसीपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में अल्फा ब्लॉकर एस इनहिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं बट डायबिटिक्स और बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का है, एचडीएल एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो उनमें डायबिटिक्स और बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। अगर कोई एल्डरली पेशेंट है तो उनमें डायबिटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं और बाकी मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई बीपीएच का पेशेंट है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का पेशेंट है, तो उसको अल्फा ब्लॉकर्स हम देते हैं। अब ये चार्ट है कॉन्ट्राडिक्शन का कि क्या मेडिकेशन अगर आप देंगे तो आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्लास ऑफ चॉइस जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका मेन साइड इफेक्ट होता है पीडल एडिमा और हेडेक। किनको नहीं देना चाहिए? कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको ब्रेडिकार्डिया हो, कोरोनरी हार्ट फेलियर हो, लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हो, उसको ये मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। अल्फा ब्लॉकर्स हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज होता है, हो सकता है पेशेंट बैठा हो, उसको पोस्चर में बैठे बैठे खड़ा हो तो चक्कर आने लगे, तो ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। एस इनहिबिटर कफ कॉज करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है,
एंजियोनेफ्रोटिक एडिमा कॉज करता है, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, इन सब चीज़ों में प्रिकॉशनरी इनको नहीं देना चाहिए। ठीक, अब आते हैं किस कंडीशन में कौन सी, जैसे प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है उसमें अगेन मैंने बताया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप निफेटिपिन, एम्लोडिपिन दे दीजिए, लेवेटलॉल दे दीजिए, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, मेथल्डोपा दे सकते हैं, पैराजोसिन, अल्फा ब्लॉकर आप दे सकते हैं। अगर किसी को CHT का पेशेंट है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो उसका बीटा ब्लॉकर देंगे, एस इनिबिटर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, उसको अल्फा ब्लॉकर और एंजियोटेंसिन नंबर 2 नहीं देंगे। अगर कोई कोरोनरी हार्ट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, एस इनिबिटर देंगे और बीटा ब्लॉकर देंगे हम। अब इस कंप्लीट वीडियो को समराइज करते हैं ये देख के कि इस वीडियो से आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो हाइपरटेंशन मेजर कॉज होता है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिलिटी का एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड। कभी कभी अंडर ट्रीट रहता है, तो पिछला मैंने बताया क्या दिक्कतें होती हैं। एक्सट्रीमली कॉमन कंडीशन है, अंडर डायग्नोस अनट्रीटेड रहता है। ये ईजी है डायग्नोस करना, ईजी है ट्रीटमेंट इसका, बट स्टिल पीपल आर अनअवेयर ऑफ दैट। मैनेजमेंट का हमें एक एम ये करना है कि जो टारगेट ऑर्गन है, जिस टारगेट ऑर्गन के कारण ये स्टार्ट हुआ, उसके डैमेज को हमें रोकना है। फार्मेकोलॉजिकल चॉइस के अलावा उसको और भी चॉइसेस हमें बतानी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप अपने डाइटरी हैबिट चेंज करिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है और पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो हाइपरटेंशन के अवेयर हो और अपनी लाइफस्टाइल में सेल्फ केयर करके उस हाइपरटेंशन को दूर करे। सो इस वीडियो में, हाइपरटेंशन के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द checks and the lab test which we are prescribing in the OPDs, जो हम लैब टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं और भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे OPDs में आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।